चलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल। तो आज हमारा पहला लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं अपना डीएसआर का। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ये सब्जेक्ट हमें किस बारे में बताता है, ताकि हमें फिर चीज़ें क्लियर हों और हम इस हिसाब से पढ़ें। देखिए मेरा बच्चा, हम शुरू से पीआरसी से पढ़ते आए हैं, आई2बी के अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी थी कि जो बिजनेस होता है उसको बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? ऑनर की। लेकिन बिजनेस को चलाता कौन है? मैनेजमेंट चलाती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या मैनेजमेंट। प्राइमरली मैनेजमेंट कहना ज्यादा बेहतर वर्ड होता है, क्योंकि सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो नहीं चलाता, और भी लोग जो हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो मल्टीपल लेवल ऑफ मैनेजमेंट होती हैं, बल्कि 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो हमने पढ़े थे, स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल, ऑपरेशनल, वो लोग चला रहे होते हैं। वो कैसे चलाते हैं? मैनेजमेंट बिजनेस कैसे चलाती है? डे टू डे ऑपरेशंस को डिसीजन मेकिंग से। ऑपरेशंस वाले काम जो होते हैं वो मैनेजमेंट नहीं करती, वो वर्कर करते होते हैं। तो जो मैनेजमेंट बिजनेस चलाती है वो चलाती है थ्रू डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लेके। और डिसीजन जो होते हैं वो किस चीज के ऊपर बेस करते हैं मैनेजमेंट के? वो बेस करते हैं इंफॉर्मेशन के ऊपर। जो डिसीजन होती है, देखें, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हायरार्की ऑफ अथॉरिटी होती है। मतलब वहां पे हमने डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन के पढ़े थे, फंक्शनल पढ़ा था, डिविजनल पढ़ा था। उसके अंदर हमने देखा था कि स्केलर चेन क्या होता है, हायरार्की ऑफ अथॉरिटी क्या होता है, कि इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन कैसे फ्लो होती है। तो हमने कहा था कि ऊपर से नीचे हमेशा इंस्ट्रक्शंस आती हैं, ऑर्डर्स आते हैं। जो ऊपर सीनियर होते हैं वो नीचे अपने एम्प्लॉयज को ऑर्डर्स देते हैं, जबकि एम्प्लॉयज जो है वो नीचे से ऊपर क्या प्रोवाइड कर रहे होते हैं? इंफॉर्मेशंस। वो इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो जो मैनेजमेंट होती है, एक्चुअली उसको इंफॉर्मेशन नीचे से मिल रही होती है, वो उस इंफॉर्मेशन को देखते हैं और उस इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर वो डिसीजन लेते हैं। ठीक हो गया? तो इंफॉर्मेशन एक की रोल प्ले करती है किसी भी बिजनेस की सक्सेस के अंदर। अगर इंफॉर्मेशन अच्छी होगी, एक्यूरेट होगी, स्ट्रांग होगी, तो उसकी बेस पे जो डिसीजन ले जाएंगे वो भी उतने बेहतर होंगे। तो लिहाजा अगर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के पास लेट पहुंचती है, तो उसकी बेस पे जो डिसीजन लिया जाएगा, क्या वो अच्छा होगा? नहीं। क्या उसका कोई यूज या कोई बेनिफिट बनता है? नहीं बनता। सेम इसी तरह अगर एक ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन लेती है ऐसी इंफॉर्मेशन के ऊपर जो करप्टेड है, जो ट्रस्टेड सोर्स से नहीं आई हुई, क्या उसके ऊपर डिसीजन अच्छे होंगे? नहीं। ऐसी इंफॉर्मेशन जो इनकम्प्लीट पहुंची है आप तक, क्या उसकी बेस पे जो डिसीजन लिए गए हैं वो अच्छे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। ये वो सारे इश्यूज हैं जिनकी वजह से एक बिजनेस की सक्सेस जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। एक चीज। दूसरी चीज, मसला यह है कि पहले जमाने में जो बिजनेस, क्लासिकल बिजनेस होते थे, वो लोकलाइज्ड नेचर के होते थे। मतलब आप एक इलाके के अंदर हैं, कम्युनिटी के अंदर है, तो आपका सिर्फ उसी के साथ लेना देना होता था। से कि अगर हम इधर इस्लामाबाद में बैठे हैं तो हमारी ज्यादा से ज्यादा मार्केट इस्लामाबाद होगी। जिस तरह की अगर आप साथ रेस्टोरेंट को देखें, हमारे साथ ही रेस्टोरेंट एक मौजूद है, होटल मौजूद है, क्या इसके पास जो कस्टमर आते हैं पेशावर से आते हैं? नहीं आते। तो ये क्लासिकल बिजनेसेस थे, जहां पे क्या होता था कि जो हमारा बिजनेस होता था वो एक कम्युनिटी तक महदूद होता था, लिमिटेड होता था। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम बिजनेस ग्लोबल हुए। बिजनेस ग्लोबल हुए जब आप, अब आपके बिजनेसेस ग्लोबल हैं। अब अगर हम पैक की एग्जांपल है, तो हमारे पास सिर्फ बच्चा इस्लामाबाद से नहीं आ रहा, हमारे पास ऑल ओवर पाकिस्तान आ रहा है। तो लिहाजा अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन बड़ी लिमिटेड सी मौजूद हो, सिर्फ अपने एरिया की मौजूद हो, तो क्या हम अपने बिजनेस को ग्लोबली रन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो हमें इंफॉर्मेशन एक तो अच्छी चाहिए, एक्यूरेट चाहिए, टाइमली चाहिए, सिक्योर चाहिए, और दूसरा बहुत ज्यादा मिकदार के अंदर चाहिए। ऐसी बात है। तो लिहाजा इंफॉर्मेशन, क्लासिकल बिजनेसेस के अंदर यह मसला था कि सारे काम क्योंकि मैनुअल हुआ करते थे, हर चीज के रजिस्टर मेंटेन होते थे, लोग सारे बैठे होते थे। अगर एक मैनेजर को कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होती थी किसी वर्कर से, तो वो डायरेक्टर मैनेजर को कहता था, मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर को, असिस्टेंट सुपरवाइजर को, सुपरवाइजर जाके उस एम्प्लॉय से इंफॉर्मेशन लेता था, एम्प्लॉय फिर ऊपर बताता था। और वो पहुंचते पहुंचते जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तक वापस इंफॉर्मेशन पहुंचती थी, तो वो ठीक ठाक उसका टाइम ऑलरेडी गुजर चुका था। और दूसरा, इस तरीकाकार से एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा इंफॉर्मेशन पास थ्रू हो ही नहीं सकती। तो ये बहुत सारे लिमिटेशंस थे। ठीक हो गया? अच्छा, अब इंफॉर्मेशन बेसिकली जिसके ऊपर डिसीजन लिए जाते हैं, उसका मतलब होता है कि कोई भी ऐसी चीज जिससे कोई ना कोई हमें नॉलेज मिले, कुछ सीखने को मिले, जिसकी कोई लैंग्वेज हो, जिसका कोई स्ट्रक्चर हो, जिसकी कोई समझ आए हमें। ठीक हो गया? इंफॉर्मेशन कहां से आती है? ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशन से। मतलब
सिंपल सिंपल ऑब्जर्वेशन है, बहुत सारी चीजों से आती है। लेकिन आपके ख्याल में जो मैनेजर इंफॉर्मेशन ले रहे होते, क्या वो ऑब्जर्वेशन से ले रहे होते थे? नहीं, तो पूछ के ले रहे होते थे। तो बेसिकली इंफॉर्मेशन जो बनती है वो बनती है डेटा से, कि पहले आपके पास क्या आता है? डाटा आता है। आपके जो एम्प्लॉयज बैठे होते हैं, से कि अगर मैं बात करूं कि मुझे आज के दिन में टोटल सेल्स की फिगर चाहिए, टोटल सेल्स की इंफॉर्मेशन चाहिए कि हमारे पास आज टोटल सेल कितनी हुई है, तो मुझे किससे पूछना पड़ेगा? वो शख्स जो कैशियर है, जो काउंटर पे बैठा है, जो सेल्स कर रहा है। तो प्राइमरी उसके पास जो डाटा आ रहा है, उसे मे भी ना पता हो कि टोटल सेल्स कितनी हुई है, लेकिन वो सिर्फ क्या कर रहा है? जो सेल हो रही है उसको रिकॉर्ड कर रहा है, जो सेल हो रही है, जो ट्रांजैक्शन हो रही है, उसको क्या कर रहा है? रिकॉर्ड कर रहा है। लेकिन वो इंफॉर्मेशन किसी सिस्टम के अंदर जा रही है, किसी प्रोसेस के अंदर जा रही है, और फिर मुझे एट द एंड इंफॉर्मेशन बन के मिल रही होती है, जिसके अंदर मुझे टोटल सेल्स नजर आ रही होती हैं, या डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर सेल्स मुझे नजर आ रही होती हैं। तो बेसिकली जो इंफॉर्मेशन है वो डिपेंड किस पे करती है? डाटा के ऊपर। अब डाटा ऐसी चीज को कहा जाता है कि जिसका कोई सेंस नहीं बनता, मतलब जिससे आपको कोई पता नहीं चलता। से कि अगर मैं चार अल्फाज लिख देता हूं, 3475, इसको देख के आपको कुछ समझ आएगा? नहीं, कुछ भी नहीं, जस्ट एक फिगर है, ये एक डाटा है। लेकिन अगर आपको ये बिल्कुल लेजर के एंड पे क्लोजिंग बैलेंस की जगह पे लिखा हुआ नजर आए, तो आप समझ आएगा कि ये क्या चीज है। बिल्कुल, ये एक इंफॉर्मेशन बन जाती है। तो ये सारे काम क्लासिकल हो रहे थे, पुराने टाइम पे हो रहे थे, बहुत शुरू से हो रहे, कि डाटा आता था, उसको रिकॉर्ड किया जाता था, बड़े बड़ी फाइल्स बनती थी, रजिस्टर बनते थे, बड़े बड़े स्टोर रूम बनते होते थे, उसको प्रोसेस भी किया जाता था, उससे इंफॉर्मेशन निकाली भी जाती थी, और उसी बेस पे डायरेक्टर क्या करते थे? डिसीजंस लेते थे। लेकिन क्योंकि अब हमारे बिजनेसेस के वो कमियां, उनको अब हम लेके नहीं चल सकते, मार्केट बहुत ज्यादा फास्ट हो गई है, कंपेटिटिव हो गई है, उसके अलावा ग्लोबल हो गई है, तो उतना स्लो आज का बिजनेस नहीं चल सकता। तो उस पुराने क्लासिकल सिस्टम के अंदर क्या क्या मसले थे? नंबर वन, टाइम। टाइम लिमिटेशन थी, कि भाई टाइम बहुत ज्यादा लगता था इंफॉर्मेशन को, डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होते और फिर उसके बाद उसके ऊपर डिसीजन लेते हुए। पहली लिमिटेशन तो टाइम थी। दूसरी लिमिटेशन एक्यूरेसी के मसाइल थे, कि जब आप बाय वर्ड ऑफ माउथ या पर्सन टू पर्सन चीजें लेके जा रहे हैं, तो वो चेंज हो रही हैं, सब्जेक्टिव हो रही हैं, अनबाइस्ड इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचती थी। बीच में मैनेजर्स अपनी भी मीठी तीखी लगा के जो है चीजें पहुंचाया करते थे, तो उसकी एक्यूरेसी पे मसला आ रहा था, ट्रस्ट वर्दीनेस पे। और फिर लिमिट आ रही थी कि एक बहुत स्मॉल अमाउंट में इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच रही थी, जबकि जब आप बिजनेस ग्लोबल लेवल पे कर रहे हैं, तो आपको एक बहुत ज्यादा तादाद में इंफॉर्मेशन चाहिए, ग्लोबल लेवल की इंफॉर्मेशन चाहिए, जिसकी बेस के ऊपर आपने क्या करने थे? डिसीजंस लेने थे। तो काम तो ये सारे ही हो रहे थे, कि पहले जो हमारा सबसे क्लर्क होता है, उसके पास एक डाटा आता था, उसके वो रजिस्टर बनाता था, उन रजिस्टर को आगे अपने सुपरवाइजर को देता था, उससे वो अपने काम की इंफॉर्मेशन बनाता था, फिर उससे मजीद ऊपर जाता था, मजीद ऊपर जाता था, काम ये सारे पहले हो रहे थे। लेकिन इन लिमिटेशंस को खत्म करने के लिए हमने यूज करना शुरू किया क्या? टेक्नोलॉजी। क्या यूज करना शुरू की? टेक्नोलॉजी करना यूज की। तो सिंपल वो काम जहां जहां पे हमारे मसाइल आ रहे थे, इश्यूज आ रहे थे, हमने वहां पे क्या इंसर्ट करना शुरू कर दी? टेक्नोलॉजी के। पहला इश्यू तो हमें ये था कि टाइम लगता था, तो हमने उसकी जगह पे यूज करना शुरू कर दिए ईमेल्स, उनकी जगह पे शुरू करना शुरू कर दिए गूगल ड्राइव, उनकी जगह पे शुरू करना शुरू कर दिए बाकी सारी चीजें, ठीक है। लेकिन अभी भी ह्यूमन इंटरवेंशन जरूरी थी, क्योंकि टेक्नोलॉजी आपकी बीच में शेयरिंग को तो प्रोसेस कर रही थी, लेकिन उसके अंदर इतनी इंटेलिजेंस नहीं थी कि वो उस डाटा को खुद ही क्लासिफाई भी कर सके, कि ये क्या डाटा है, इसको किधर जाना चाहिए, इसको किस फाइल में लिखना चाहिए, किस फोल्डर के अंदर इसे डालना चाहिए। तो ये इश्यूज उस वक्त भी मौजूद थे, ये सारे मामला उस वक्त भी मौजूद थे। तो फिर इसका सोल्यूशन निकाला गया फर्दर टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट करके, जिसको हम देखते हैं आज एआई। तो हम वक्त के साथ साथ देखेंगे, मैं आपको साथ साथ प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि बेसिकली पुराने इश्यूज क्या थे, जब हमारे पास डाटा आता था, जब हम उसको रिकॉर्ड करते तो हम किस फॉर्म में रिकॉर्ड करते थे, और अब हमें किस फॉर्म में रिकॉर्ड करना है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, हम अकाउंटेंट हैं, हम हमारा काम ज्यादा अकाउंटेंट से रेलिवेंट है, तो हमारी एग्जांपल्स भी और हमारा प्रैक्टिकल वर्क भी अकाउंटिंग को डील करेगा। जैसे मैं आपको अपने क्लाइंट की इंफॉर्मेशन दिखाता हूं, इसके अंदर मैं देखता हूं, मेरे इस फोल्डर के अंदर है, जस्ट गिव मी 1 मिनट, मुझे निकालने दें। हम्म इसके अंदर खैर बार मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये तो ऑडिट रिपोर्ट पड़ी हुई है। इसके अंदर चलते हैं। ओके, इसके अंदर मैं एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट से निकालता हूँ। अच्छा, अब ये मेरे सामने एक क्लाइंट के मुख्तलिफ तरह की
फाइनेंशियल स्टेटमेंट बुक कीपिंग है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। तो बेसिकली है क्या कि ये आपको जनरल जर्नल नजर आ रहा है, डबल एंट्री नजर आ रही होंगी, डाटा, अकाउंट, प्रोजेक्ट, डिस्क्रिप्शन, टाइप, डेबिट और क्रेडिट, ऐसी बात है। यहां से आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मिल रही है, नजर आ रहा है, लेकिन कंप्लीट इंफॉर्मेशन अगर मैं यहां से पूछूंगी जी हमारा प्रॉफिट कितना है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? नहीं। लॉस कितना है बता सकते हैं? हमारे टोटल एसेट्स कितने हैं क्लोजिंग, नहीं बता सकते, मुझे ये चीजें आप नहीं बता सकते, ठीक है। अच्छा लेकिन फिर भी आपको कुछ इंफॉर्मेशन इसमें से समझ आ रही है, मतलब ये डाटा नहीं है, ये है इंफॉर्मेशन। अच्छा ये ये तो मैंने टाइप की हुई है, इसके अंदर लिखी है, लेकिन ये मेरे तक कैसे आई मैं आपको दिखाता हूं। मेरे पास मल्टीपल सोर्स से आई है इंफॉर्मेशन। मुझे क्लाइंट क्या करता था, कुछ चीजों की पिक्चर भेज देता था, कुछ मुझे वॉइस नोट के जरिए भेज देता था, कुछ मुझे वो स्नैपशॉट भेज देता था, कुछ इस तरह मुझे तस्वीरें भेज देता था, समझे। अब इसको उस शेप में कन्वर्ट करने के लिए ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत रही है कि नहीं रही? बिल्कुल है, मेरी जरूरत है। क्योंकि इस चीज को अब तक, मतलब अगर मैं कहूँ आज से दो चार साल पहले तक ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी कि यहीं से इंफॉर्मेशन उठा के, अच्छा ये इंफॉर्मेशन उठा के इसको टेक्स्टेबल या एडिटेबल फॉर्मेट में किया जा सकता है। मतलब अगर मैं कहूँ कि हम ओसीआर यूज कर लें तो कुछ ना कुछ निकल आएगा, जिस तरह वो हम करते हैं नॉर्मली अपनी डॉक्यूमेंट स्कैन कर रहे होते हैं। लेकिन फिर भी एक मसला था कि सिस्टम इस चीज को क्लासिफाई नहीं कर सकता कि ये ट्रांजैक्शन के इफेक्ट कहां जाए, डेबिट किधर जाए और क्रेडिट किधर जाए। तो ये मसले थे, ये इश्यूज थे। मेरे पास इस तरह से डाटा आ रहा था, मैं उसको फिर कन्वर्ट कर रहा था इसके अंदर। अब यहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत थी, मैं टाइप कर रहा हूँ, मेरा टाइम लग रहा है, मैं क्लासिफाई कर रहा हूँ। लेकिन यहां पे भी टाइम को हमने फर्दर खत्म किया, जो एडवांस टेक्नोलॉजी अब ये आई हुई है। अब मैं यही पिक्चर क्या करता हूं, मैंने चैट जीपीटी को ट्रेन किया हुआ है अपने, जो मैं जेमिनी यूज करता हूं, चैट जीपीटी उसे ट्रेन किया हुआ है। और उसे मैंने बताया हुआ है कि ये मेरे क्लाइंट की ट्रांजेक्शन है, और तकरीबन 90% ट्रांजेक्शन हमेशा रिपीट होती हैं हर क्लाइंट की। तो मैंने बताया कि ये जब ट्रांजैक्शंस आए, पिक्चर्स में उसे देता हूं, उसे कहता हूं इसमें से डाटा निकालो और इनको क्लासिफाई करके मुझे दे दो। हाँ, जो तुम क्लासिफाई नहीं कर सकते, ये न्यू ट्रांजैक्शन है, वो मुझे बता दो। तो अब वो क्या करता है, 90% एज इट इज क्लासिफाई करके मुझे एक्सेल शीट में दे देता है। मैं उठाता हूँ और जस्ट उसे क्या कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। 10% मेरी अभी भी जरूरत है, और उसकी रीजन यही है कि कुछ ना कुछ नई टेक्नोलॉजी, नई ट्रांजैक्शन ऐसी होती हैं जो स्टैंडर्डाइज नहीं है। लेकिन कब तक हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे भी इंसानों की जरूरत रहेगी। बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड, जिस हिसाब से हमारी एआई बढ़ रही है। तो बेसिकली अब एआई का एज अकाउंटेंट हमारे लिए क्या यूज है, एज अकाउंटेंट हमें आगे चल के कैसे इससे ताल्लुक पढ़ सकते हैं, तो वैसे पढ़ सकते हैं। मैं उसे पिक्चर देता हूं, उसे कहता हूं मुझे इसमें से ट्रांजेक्शन निकाल के इसे क्लासिफाई करके दे दो, मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूं। तो ये डबल एंट्री होती है। लेकिन इससे आगे फिर फर्दर ये लेजर्स बनते हैं। ये मैंने प्रोग्रामिंग की हुई है, पिवट टेबल्स वगैरह लगाए हुए हैं, तो वो खुद ब खुद यहाँ पे ये जब आप एमएस ऑफिस का कोर्स करेंगे उसके अंदर मैं आपको इंशाल्लाह ये जरूर सिखाऊंगा कि ये चीजें किस तरह से होती हैं। तो ये मैंने अब किया हुआ है। अब यहाँ पे मैं कुछ भी मैनुअली नहीं लिखता, ये सारी प्रोग्रामिंग है, मैं सिर्फ डबल एंट्रीज डालता हूँ और आगे मैंने टेक्नोलॉजी को फॉर्मूलाज फंक्शंस दिए हुए हैं। वो खुद क्या करता है, लेजर्स अपडेट कर देता है। ये सारे लेजर्स हैं डिफरेंट किस्म के, ये सारी फिगर्स किस चीज की हैं, लेजर्स की सारी फिगर है, ये सारे ट्रांजेक्शन उसके अंदर आ रही हैं, ये चीजें आपको शो हो रही होंगी। तो लिहाजा फिर इसी से ही आगे इनकम स्टेटमेंट बनती है मेरी, और उसी से ही आगे मेरी बैलेंस शीट बनती है, और फिर उसी से ही आगे मेरा डैशबोर्ड, ग्राफ्स बनते हैं, चार्ट बनते हैं, और विजुअलाइज्ड शेप के अंदर चीजें आ जाती है। बेसिकली ये सारी स्टोरी स्टार्ट कहां से हुई थी, डेटा। डेटा से, उस पिक्चर से। ये पिक्चर जिसकी कोई सेंस नहीं बन रही थी, जिसका कोई पता नहीं था कि इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कहां पे है, इससे कोई फर्क समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या चीज चल रहा है। तो हमारा डाटा, उससे इंफॉर्मेशन जनरेट करना, ये पूरा चैप्टर इसी चीज के ऊपर है, पूरा सब्जेक्ट इसी चीज के ऊपर है कि हमारे पास डाटा अब एज अ अकाउंटेंट हमें क्यों करना जरूरी है। क्योंकि एज अ अकाउंटेंट जब हमने अकाउंटिंग करनी होती है, एक तो हमने इन सॉफ्टवेयर को यूज करना होता है, और दूसरी चीज एज अ ऑडिटर जब हमने इन्हीं ट्रांजैक्शन को जाके चेक करना है, तो हमें पता होना चाहिए कि ये किस सॉफ्टवेयर को यूज करके ट्रांजैक्शन की गई और वो सॉफ्टवेयर कितना क्रेडिबल है। उसके अंदर ट्रेल्स मौजूद हैं, लॉग फाइल्स मौजूद हैं, क्या हम उसमें ऑडिट कर सकते हैं, क्या उस अब ट्रांजैक्शन ठीक हुई है नहीं हुई, इंफॉर्मेशन एक्यूरेट है, करेक्ट है। तो ये सारे काम अब हमने देखने हैं कि जो डाटा आता है, आने से लेके इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होने तक जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्यों, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कि एंड हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो जो इंफॉर्मेशन हो वो इस काबिल हो कि जब हम उसकी बेस पे डिसीजन लें तो वो हमारे क्या हो, एक्यूरेट हो, इफेक्ट हो, टाइमली हो, करेक्ट हो। तो इसमें फिर कौन कौन सी चीजें मैटर करती हैं, कि इंफॉर्मेशन टाइमली हो,
इंफॉर्मेशन एक्यूरेट हो, इंफॉर्मेशन जो है ट्रस्टेड सोर्स से आई हो, इंफॉर्मेशन सिक्योर हो, ऐसी बात है। तो बस हमने इस पूरे सब्जेक्ट के अंदर यही पढ़ना है कि डाटा इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कैसे होता है। पहला तो हमने ये पढ़ना है, जो हमारे पहले 6 चैप्टर हैं डाटा के हवाले से, उसके अंदर हमने यही देखना है कि डाटा इंफॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट कैसे होती है। फिर अगले 7 चैप्टर के अंदर हमने यही देखना है कि वो कौन से सिस्टम्स हैं जिनको यूज करते हुए हम डाटा को किसी तरतीब में लिख रहे होते हैं, अरेंजमेंट में लिख रहे होते हैं, और उसको हम क्या कर रहे होते हैं, कन्वर्ट कर रहे होते हैं। वो कौन कौन से सिस्टम्स हैं, वो कैसे काम करते हैं। और तीसरी चीज कि इस दौरान कहीं पे डाटा लेट ना हो, कहीं पे डाटा करप्ट ना हो, कहीं पे डाटा चोरी ना हो, कहीं पे डाटा लॉस्ट ना हो, कहीं पे डाटा मैनिपुलेट ना हो, चेंज ना हो, कहीं पे डाटा खत्म ना हो। इन सारी चीजों को इंश्योर करने के लिए क्या क्या मैयर लिए जाते हैं, कौन से मैयर ऐसे हैं जो हर कंपनी को या हर ऑर्गेनाइजेशन को खुद लेने चाहिए, और कौन से मैयर्स ऐसे हैं कि जो गवर्नमेंट ने या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने हमें बताए हुए हैं कि आपने ये मैयर्स लाजमी अप्लाई करने हैं। बस ये 3 मेजर एस्पेक्ट हैं जो हमने इस पूरे सब्जेक्ट के अंदर पढ़ने। तो अब आपको ये समझ आ गई होगी कि ये सब्जेक्ट हमारी फील्ड से इररेलेवेंट तो कम से कम बिल्कुल नहीं है, प्योरली रेलिवेंट सब्जेक्ट है। क्यों? अगर हम एज अ अकाउंटेंट भी हो के सोचें तो हमें डाटा के साथ, इंफॉर्मेशन के साथ और उसकी एक्यूरेसी के साथ बड़ा लिंक है। हमने एक्चुअली ऑडिट में चेक क्या करना होता है, यही तो चेक करना होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है कि नहीं दे रही। ट्रू एंड फेयर व्यू से क्या मुराद है कि जो इन्फॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे रही है ये करेक्ट है कि नहीं है। तो हमें कैसे पता चलेगा करेक्ट होने का? तो हम उसे पीछे ट्रेस करते हैं डाटा तक, हम सोर्स डॉक्यूमेंट तक जाते हैं। ऑडिट में जब आप जाएंगे आप पढ़ेंगे कि पहला काम ही हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना होता है। और सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होती है? ये पिक्चर, ये स्कैन, ये वॉचर, ये बिल। हम उसको वेरीफाई करते हैं। फिर हम देखते हैं कौन कौन से सिस्टम यूज हो रहे हैं और वो सिस्टम कितने काबिल इतबार है, मतलब कौन कौन सी पॉलिसीज यूज कर रही है, क्या लॉज रेगुलेशन रूल सारे फॉलो हो रहे हैं, स्टैंडर्ड सारे फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो तब हम जाके अपनी ओपिनियन दे सकते होते हैं कि इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो इंफॉर्मेशन आपको आ रही है वो फ्रॉम डाटा टू इंफॉर्मेशन कन्वर्ट होने तक क्या रिलायबल है या नहीं। समझ आ गई मेरी बात? तो लिहाजा यही सारा कुछ हमने करना है। तो स्टोरी स्टार्ट कहां से होती है हमारी? डाटा से। तो हम शुरू ही डाटा से करें कि डाटा क्या होता है। ठीक हो गया? अच्छा, इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के सॉफ्टवेयर का जिक्र होगा, मुख्तलिफ किस्म की टेक्निक का यूज जिक्र होगा। तो जाहिर सी बात है कि मेजोरिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर आपको पता नहीं होंगे क्या है, मतलब वो कुछ आपने अपनी फील्ड के अंदर करने हैं, कुछ में भी हो सकता है कभी भी आप ना करें। लेकिन एक सॉफ्टवेयर ऐसा है जिसके साथ आप सबको तकरीबन पता है कि क्या है, वास्ता पड़ते रहते हैं, और वो कौन सा है? एक्सेल। तो एक लिमिटेड लेवल का एक्सेल भी हमारा वो सॉफ्टवेयर है जो ये काम कर रहा होता है, जो डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर रहा होता है। मैंने आपको एग्जांपल दिए। तो हमने ये भी साथ साथ एक्सेल से ही प्रैक्टिकली समझते जाएंगे, क्योंकि ये टेक्निकल चीजें हैं, आईटी की चीजें हैं, तो आपको नहीं पता होता। देखिए मैंने सिंपल आपके सामने ये डबल क्लिक किया, ऐसी बात है, और ये फाइल ओपन हो गई। आपको सिंपल इतना पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि इसके पीछे पूरा प्रोसेस हुआ क्या है, कि जब मैंने एक क्लिक किया तो कौन सा प्रोग्राम रन हुआ, कौन सी कमांड सिस्टम को गई, किस लैंग्वेज के अंदर गई सिस्टम, फिर वो कौन सी मेमोरी में गया, कहां से वो जाके डाटा लेके आया, उसको रैम में लेके आया, उसको ओपन किया और उसको प्रेजेंटेबल फॉर्म में किया। और सिंपल ये भी हमने देखना है कि देखो ये मेरे सामने एक इमेज खुली है ना, इमेज बिल्कुल सेंटर में आ रही है, ये इस साइड पे क्यों नहीं आ रही, लेफ्ट साइड पे क्यों नहीं आ रही, राइट साइड पे क्यों नहीं आ रही, ये वाली जगह ऊपर इधर ही क्यों आ रही है, इस साइड पे क्यों नहीं आ रही। ये कैसे डिसाइड हो रहा है, ये कंप्यूटर कैसे कर रहा है, इसके लिए कौन सी लैंग्वेज यूज हो रही है, कौन सी प्रोग्रामिंग यूज हो रही है। तो ये सारा कुछ हमने साथ साथ देखना है। तो कुछ चीजें जिस हद तक पॉसिबल होंगी हम प्रैक्टिकली देखते जाएंगे, बाकी कम से कम कंसेप्चुअली मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन आपने साथ में गूगल या इन चीजों की भी बड़ी सपोर्ट लेनी है, देखना है कि ये चीजें कैसे होती है, समझने की कोशिश करनी है। ठीक हो गया मेरा बच्चा? हम्म, हम्म। तो हमारा पहला टॉपिक है डाटा। सबसे पहली चीज, डाटा होता क्या है? डाटा से मुराद कोई भी फैक्ट्स एंड फिगर्स, रॉ 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 इंफॉर्मेशन नहीं, इंफॉर्मेशन का वर्ड यूज नहीं करना, इंफॉर्मेशन होगी तो फिर तो डाटा रहा ही ना। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स मतलब ऐसे अल्फाज, वर्ड्स, डिजिट्स, किसी भी तरह का, पिक्चर, इमेजेस, वीडियोस, कुछ भी हो सकता है। ऐसी चीजें जिनका कोई उस तरह से सेंस ना बन रहा हो, लिंक आपस में ना बन रहा हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? डाटा कहते हैं। डाटा किसी भी शेप में हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। वो वर्ड्स हो सकते हैं, वो डिजिट हो सकते हैं, वो इमेजेस हो सकते हैं, वो इमोशंस हो सकते हैं, वो सेंस, वो वीडियोस, वो पोस्ट, कुछ भी हो सकता है डाटा।
कुछ भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिकल भी हो सकता है, फिजिकल डाटा भी हो सकता है, कई शेप में डाटा आपके पास मौजूद होता है। तो बेसिकली डाटा क्या होता है, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं जिनके ऊपर किसी किस्म की कोई हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही होती या कोई काम नहीं हुआ होता। प्राइमरी दो टाइप्स हैं डाटा के। नंबर वन, प्राइमरी सेकेंडरी क्वांटिटेटिव डाटा क्वालिटी और क्वालिटेटिव डाटा। दो टाइप्स हैं डाटा की, कौन सी, क्वांटिटेटिव और क्वालिटी क्वालिटेटिव डाटा। क्वांटिटेटिव डाटा वो डाटा होता है जिसको मेजर किया जा सकता है, जिसको डिजिट्स की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जैसे कि वेट, किसी चीज का वजन, क्या उसे मेजर किया जा सकता है, 32, साथ यूनिट भी मौजूद है, केजी में लिखा भी जा सकता है। ये क्वांटिटेटिव डाटा होता है। क्वालिटेटिव डाटा वो होता है जिसे आप मेजर नहीं कर सकते, जिसके कोई मेजरिंग यूनिट नहीं है, जिसको आप स्पेसिफिकली या कंक्रीट तरीके से ना तो डिजिट फॉर्म में नहीं लिख सकते, हाँ वर्ड्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, क्या आप कितने सेटिस्फाइड हैं, क्या ये लिखा जा सकता है 10% सेटिस्फाइड है। कभी भी आप फीडबैक देते हो कहीं पे, तो आपसे लिया जाता है या क्वेश्चन फिल किए जाते हैं, तो वहां पे ये नहीं होता लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन 10% और नहीं, वहां पे लिखा होता है हाईली सेटिस्फाइड, नॉट श्योर, मॉडरेटली सेटिस्फाइड। मतलब वहां पे डिजिट्स नहीं होते, अगर यूज कर भी रहे होते हैं तो वो कंक्रीटली। और फिर क्या इसको मेजर करने का कोई यूनिट है, सेटिस्फैक्शन लेवल को मेजर करने का कोई यूनिट है नहीं, हंगरनेस को नहीं, लेवल ऑफ हैप्पीनेस को, क्वालिटी ऑफ लाइफ को, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को नहीं, ये क्वालिटेटिव डाटा है। क्वांटिटेटिव क्या है, वेट, टेम्परेचर, एयर स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये क्या है, क्वांटिटेटिव डाटा है। टाइम हो गया, जिनको आप मेजर कर सकते हैं। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हो गई, पैसा, रुपीस, करेंसी, हम उसको मेजर कर सकते हैं, ये क्वांटिटेटिव डाटा है। और दूसरा क्वालिटेटिव डाटा। अच्छा, क्वांटिटेटिव डाटा की फिर फर्दर कितनी टाइप्स हैं, दो टाइप, कौन कौन सी, डिस्क्रीट डाटा और कॉन्टिन्यूस डाटा। डिस्क्रीट डाटा वो होता है जो होल डिजिट्स की फॉर्म के अंदर होता है, मतलब 1 मैन 2 मैन, क्या 2.5 मैन हो सकते हैं, नहीं, ये होल डाटा है, डिस्क्रीट डाटा है। जबकि कॉन्टिन्यूस डाटा ये वो डाटा होता है जो फ्रैक्शंस में, डेसिमल्स में हो सकता है, जैसे टाइम की हम बात करें 2.3 आवर्स, 2.4 आवर्स, तो वो पॉसिबल है। क्वांटिटेटिव डाटा की कितनी टाइप्स हैं, दो टाइप्स हैं, कौन कौन सी, डिस्क्रीट डाटा और कॉन्टिन्यूस डाटा। और क्वालिटेटिव डाटा की भी कितने टाइप्स हैं, दो टाइप्स है, नॉमिनल डाटा और ऑर्डिनल डाटा। नॉमिनल डाटा क्या होता है, जिसकी कोई कैटेगरी या रैंकिंग नहीं बन सकती, बन ही नहीं सकती, जैसे एग्जांपल इंक्लूड जेंडर, मैरिटल स्टेटस, इनकी कोई रैंकिंग नहीं बन सकती। लेकिन ऑर्डिनल डाटा जिसमें रैंकिंग बन सकती है, जैसे लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, हाईली सेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड, मीडियम सेटिस्फाइड, क्वालिटी ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये ऑर्डिनल डाटा है। तो नॉमिनल डाटा जिसकी कोई रैंकिंग बढ़ ही नहीं सकती, जैसे कि जेंडर्स वगैरह और वो चीजें हैं। जबकि ऑर्डिनल डाटा लाइक नॉमिनल रिप्रेजेंट कैटेगरीज, बट दीज कैटेगरीज हैव अ मीनिंगफुल ऑर्डर और रैंकिंग, कोई ना कोई उनका मतलब होता है। हाउएवर द इंटरवल्स बिटवीन देम आर नॉट डिफाइंड। एग्जांपल इंक्लूड सेटिस्फैक्शन लेवल, सेटिस्फाइड, न्यूट्रल, डिससेटिस्फाइड, एजुकेशन लेवल, हायर सेकेंडरी, कॉलेज वगैरह वगैरह। समझ आ गई बात। तो डाटा की डेफिनेशन क्या है, रॉ फैक्ट्स रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। टाइप्स कितनी है डाटा की, दो, कौन कौन सी, क्वालिटेटिव एंड क्वालिटी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव डाटा किसे कहते हैं, जो क्वांटिटी में मेजर कर सकते हैं, जिनको डिजिट्स की फॉर्म में लिखा जा सके और मेजर भी किया जा सके। जबकि क्वालिटेटिव डाटा मेजरेबल जो मेजरेबल नहीं होता और जिसको ज्यादातर हम डिस्क्रिप्शन की फॉर्म में बयान करते हैं, जिसके लिए डिजिट्स हम यूज नहीं करते, करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन वो उसको उतना एक्यूरेटली रिप्रेजेंट नहीं करते। आगे चलें, क्वांटिटेटिव डाटा की टाइप्स, क्वांटिटेटिव, डिस्क्रीट एंड डिस्क्रीट और क्वांटिटी कॉन्टिन्यूस। शाबाश मेरा बच्चा। डिस्क्रीट डाटा किसे कहते हैं, जो होल नंबर में जो होल नंबर की फॉर्म में हो, जिसमें फ्रैक्शंस ना हो सके, जैसे कि फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास, पीपल्स वगैरह, हाँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास, चेयर्स, नंबर ऑफ चेयर्स इन अ क्लास, ऐसी बात है। और कॉन्टिन्यूस डाटा क्या होता है, जो होल फ्रैक्शन में जो फ्रैक्शन में लिखा जा सके, जैसे हाइट, हाइट, वेट, टेम्परेचर, वेट, लाइट, मतलब, और टेम्परेचर, हाँ ये चीजें, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ये सारी क्या होती हैं, कॉन्टिन्यूस डाटा होती हैं। जबकि उसमें आ जाए क्वालिटेटिव डाटा में, तो नॉर्मल, नॉमिनल और ऑर्डिनल। नॉमिनल डाटा सीक्वेंस, जिसमें कोई सीक्वेंस ना हो, जैसे जेंडर्स हो गए वगैरह वगैरह, मैरिटल स्टेटस। जबकि ऑर्डिनल डाटा सीक्वेंस, जो सीक्वेंस के अंदर मौजूद हो, जिसकी कोई ना कोई कैटेगरीज मौजूद हो, या किसी तरह से एक सब मीनिंगफुल
मीनिंगफुल फुल फॉर्म में लिखा जा सके, पॉसिबिलिटी हो कि उसको किसी ना किसी तरह आप मीनिंगफुल फॉर्म में लिख सकते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनल डाटा कहते हैं। शाबाश। उसके बाद हमारी कैटेगरीज ऑफ डाटा। अब डाटा की कैटेगरीज, ऊपर हमने टाइप्स पढ़ी थी, अब ये कैटेगरीज है। कैटेगरीज में दो कैटेगरीज आती है डाटा की, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। और एक चीज मैं आपको बताऊं कि जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मैनेजमेंट होती है वो कितने लेवल की होती है, आपको पता है? तीन। तीन लेवल की। कौन कौन सी? स्ट्रेटेजिक, ऑपरेशनल, स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल और ऑपरेशन। ऑपरेशन। अच्छा, स्ट्रेटेजिक लेवल ऑफ मैनेजमेंट का क्या काम होता है? हायर डिसीजन हायर मेकिंग, लेवल डिसीजन लेना, मतलब बड़े से। टैक्टिकल वालों का क्या काम होता है? डे टू डे ऑपरेशंस को, क्या ना, वो तो ऑपरेशनल होता नीचे है। वाले लेवल्स की इंफॉर्मेशन को। देखिए, अगर हम इसको ज्यादा ब्रॉडली एक्सप्लेन करें तो होता क्या है कि स्ट्रेटेजिक लेवल जो मैनेजमेंट होती है ना, वो प्राइमरी डिसीजन लेती है। फिर जो नीचे वाली लेवल ऑफ मैनेजमेंट होती है वो उन डिसीजंस को लेती है और उनके लिए प्लान्स बनाती है कि हमने इनको अचीव कैसे करना है। और फिर जो ऑपरेशनल मैनेजमेंट होती है उन प्लान्स को इम्प्लीमेंट। इम्प्लीमेंट करती है। तो प्राइमरी इस तरह काम चल रहा होता है, ऐसी बात है। अच्छा, अब देखिए, स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर का कंसेप्ट समझा रहा हूं। जो टॉप मैनेजमेंट है वो जब एक डिसीजन लेती है, से कि उसने एक डिसीजन लिया कि हमने विद इन 3 मंथ्स अपने आप को मैनुअल से आईटी सिस्टम ईआरपी पे शिफ्ट करना है, ये उनका एक डिसीजन हो गया, ऐसी बात है। जो अगला डिसीजन होगा क्या वो इसी से रिलेटेड होगा? अश्योर? ये डिसीजन नीचे लेवल के ना, ना ना, और उसी टॉप मैनेजमेंट का दूसरा डिसीजन क्या इसके साथ जरूरी है उसका लिंक हो कोई? हो सकता है वैसे तो, लेकिन जरूरी? जरूरी नहीं, मतलब उसको नॉर्मली वो किसी और कैटेगरी का डिसीजन होगा कि जनाब जी अपने एम्प्लॉयज को कम करो, हमने अपना साइज रिड्यूस करना है, रिडेंडेंसी करनी है, उसका इसके साथ कोई लेना देना। सेम इस तरह उनका अगला डिसीजन कोई और हो सकता है कि जनाब जी हमने 3 डायरेक्टर में से 2 डायरेक्टर रखने हैं, एक को निकालना। इसी तरह उसका अगला डिसीजन कोई और हो सकता है, जी हम इस बार एडिटर कौन सा अपॉइंट करें। मतलब जो टॉप मैनेजमेंट होती है ना, इनके डिसीजंस पहले का दूसरे के साथ कोई खास लिंक नहीं होते। इनको कहते हैं अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजंस, मतलब एक का दूसरे के साथ कोई लिंक नहीं। लेकिन अगर आप नीचे वाली मैनेजमेंट को देखें, तो जब टेक्निकल लेवल मैनेजमेंट को डिसीजन आएगा कि हमने 3 मंथ्स के अंदर ईआरपी पे शिफ्ट होना है, तो उसकी बेस के ऊपर आगे जितने भी डिसीजन होंगे कि सारे एक दूसरे के साथ लिंक होंगे कि नहीं होंगे। जी 1 मंथ में हमने टीम बुलानी है, 2 मंथ्स में हमने इतना काम करना है, 3 मंथ्स में हमने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है और 4 मंथ्स में हमने टेस्टिंग करके इसको इंप्लीमेंट कर देना है। तो ये जो 5 डिसीजन है क्या एक दूसरे के साथ लिंक है कि नहीं है? ये स्ट्रक्चर्ड डिसीजंस है। जो टॉप मैनेजमेंट ले रही थी वो स्ट्रक्चर्ड नहीं थे। तो स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, टॉप मैनेजमेंट जो डिसीजन लेती है वो अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन लेती है, जबकि नीचे वाली मैनेजमेंट स्ट्रक्चर्ड डिसीजन। तो अनस्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर्ड का मतलब क्या? स्ट्रक्चर चीजें लिंक हो, ये लॉजिकली रिलेटेड हो एक दूसरे के साथ, जबकि अनस्ट्रक्चर्ड में डाटा एक दूसरे के साथ लिंक नहीं होता, लॉजिकली रिलेटेड नहीं होता। हाँ, ग्रुप्स में कैटेगरीज में कर कुर के धक्के से हम उसको अलाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं, मैच कर सकते हैं, लेकिन लॉजिकली इस तरह से लिंक नहीं होता जिस तरह स्ट्रक्चर्ड होता है। तो स्ट्रक्चर डाटा क्या होता है? स्ट्रक्चर डाटा रेफर टू द इंफॉर्मेशन दैट इज ऑर्गेनाइज्ड इन अ डिफाइंड फॉर्मेट, एक फॉर्मेट के अंदर मौजूद है। जैसे कि ये हमारे पास ये स्ट्रक्चर डाटा है, फॉर्मेट के अंदर, डिफाइंड फॉर्मेट के अंदर मौजूद है। आगे लेजर्स के अंदर डिफाइंड फॉर्मेट के अंदर, डेबिट में डेबिट की इंफॉर्मेशन आ रही है, क्रेडिट में क्रेडिट की इंफॉर्मेशन आ रही है। तो ये डिफाइंड फॉर्मेट के अंदर मौजूद है, जबकि अनस्ट्रक्चर डाटा हाँ अनडिफाइंड फॉर्मेट में होता है, ये किसी फॉर्मेट में। इसकी एग्जांपल लिखी है स्ट्रक्चर डाटा की, कस्टमर। अच्छा, इसके अंदर एग्जांपल्स बहुत दी हुई हैं, पढ़ने की हद तक सिर्फ पढ़ लीजिएगा, वरना कोई जरूरत नहीं है। पढ़ना है लाजमी ताकि थोड़ी सी वोकैबुलरी मिल जाए, अंडरस्टैंडिंग मिल जाए। एक मैं पढ़ देता हूँ, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये क्या है? ये वो सॉफ्टवेयर है जो बेसिकली कस्टमर के साथ जो रिलेशनशिप है उसको गवर्न कर रहा होता है, मतलब उनकी क्यूरीज डील कर रहा होता है, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होता है। लिंक आपके पास ये जो कस्टमर कंप्लेंट सेंटर होते हैं, कस्टमर से ऑर्डर रिसीव करना, उन तक डिलीवरी करना, फीडबैक लेना, ये सारा सीआरएम कहलाता है, कस्टमर रिलेशन जो है मेंटेन करना। माइट स्टोर कस्टमर डिटेल सच एज नेम, कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन, परचेज हिस्ट्री एंड इंट्रोडक्शन। अगर किसी कस्टमर, कस्टमर ए है, लिखा कस्टमर 1, कस्टमर नंबर क्या है, कस्टमर को आईडी दी हुई है 1, उसके आगे जो नेम होगा उसी का होगा, फिर नेम के आगे जो एड्रेस होगा किसी का होगा, उसी कस्टमर, उससे आगे जो फोन नंबर होगा वो भी किसका होगा, उसी का ही होगा। तो ये स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में सारा डाटा लिखा जा रहा है। स्ट्रक्चर डेटा कहाँ कहाँ पे यूज होता है? इसके अंदर हर इंडस्ट्री के अंदर यूज होता है, हर कोई अपने पास मेंटेन रखता है, हर कोई इंफॉर्मेशन ले रहा होता है। किस किस तरह का उसको यूज करना है ये आपने खुद पढ़ के आना है, यूज ऑफ स्ट्रक्चर डेटा। चले, आज के लिए इनफ है मेरे बच्चे। ये यूज ऑफ स्ट्रक्चर डेटा तक कल आपने पढ़ के आना है। फर्दर हम इंशाल्लाह आगे अनस्ट्रक्चर डेटा करेंगे। नोट्स मैंने आपको भेज दिए हैं, कल हम इंशाल्लाह इस चैप्टर को तकरीबन वाइंड अप भी करेंगे और मैं आपको साथ में इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी शेयर कर दूँ। ठीक होगा?
चले जी, आज के लिए इनफ है। अल्लाह ताला आपको अपनी ज़बान में रखे। अल्लाह हाफिज़।